हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो बच्चों अभी हमारा क्या क्रम चल रहा है, हमारा चल रहा है प्रोनाउन। आपको जो मैं प्रोनाउन के रूल भेज रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो आपको वो कैसे समझ में आ रहा है आप हमें ये बताइए। उसको मतलब कमेंट बॉक्स में आप पूरा डिटेल में लिखिए कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि 4 से 5 वीडियो में आपका, जैसे मैंने नाउन कवर कर दिया वैसे ही मैं आपका प्रोनाउन कवर कर दूँ। और आप जब वीडियो देखोगे आपको किसी भी क्लास के स्टूडेंट को आपको हमेशा ये बेनिफिशियल रहेगा। तो देखते हैं रूल। हाँ तो देखो, ये दो व्यक्तियों के बीच के लिए ईच अदर आता है, 2 से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे हमने लिखा रीता और सीता एक दूसरे की मदद कर रही हैं। 2 लोग हैं, कौन? रीता और सीता। कितने लोग हैं? 2 लोग। 2 के लिए हम क्या आ जाएगा? रीता एंड सीता आर हेल्पिंग अप। यहाँ पे ईच अदर आएगा, वन अनदर आएगा। अब ये 2 लोग हैं तो वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा। अगर यहाँ पर ये लिख दूं मैं, छात्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी कि छात्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ठीक। अब मोर देन 2 होंगी, क्योंकि छात्र एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्लास में छात्र होते हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स आर हेल्पिंग वन एंड। ठीक। फिर से देखेंगे एक बार हम। रीता और सीता 2 लोग थे, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, हमने ईच अदर लगाए। ठीक है। स्टूडेंट्स थे, मोर देन 2 थे, तो हमने वन अनदर लगा दिया। ठीक। इतनी सी बात, एक ये रूल कंप्लीट हुआ। तो हमें बस केवल रटना नहीं, केवल इतना बात याद रखनी है। 2 लोग हुए, ईच अदर आ गया, 2 से ज्यादा लोग हुए, वन अनदर आ गया। बस जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार आएगी। आप इस लैंग्वेज पे बिल्कुल ना जाइए कि हमने क्या लिखा है। आप हम जो एग्जाम्पल कराएंगे आप उस पर ध्यान दीजिए। अब लिखा क्या है? जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो, जैसे मैंने कहा इट इज आई, हु इज योर वेल विशर। ठीक। अब हमने इट इज आई, ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे आएगा तो आई को मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह मैं। अब यहाँ पे इज नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आई के साथ आप इज लगा दो, नहीं लगाओ तो बात गलत लिखती हमने। हमें सही क्या लिखना चाहिए था? इट इज आई हु एम योर वेल विशर। हमें देखने में पता है क्या सही लगता है? हमें देखने में ये सही लगता है, हु इज योर वेल विशर। ठीक। स्पीकिंग में कोई कुछ भी बोल रहा है, लेकिन ग्रामर हमें परफेक्टली सही ही लिखनी चाहिए। ठीक। अगर बात की मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ हो तो प्रोनाउन के स्थान पर वन का प्रयोग होगा। कैसे? जैसे मैंने लिखा वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब इसमें क्या गलती बताओ, सोच के बताओ क्या गलती है? यहाँ पर वन आ गया और यहाँ पर हमने हिज लिखा, ये गलती क्या मिस्टेक हुई है? यहाँ पर हमने वन लिखा था और यहाँ पर हमने हिज लगा दिया, ये मिस्टेक है। हम इसको सही कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। कहने का मतलब ये है अगर इधर वन है तो वन के अकॉर्डिंगली हम पॉसेसिव केस को बनाएंगे, अपनी मर्जी से हेज या हर नहीं लिखेंगे। अब हम अगले रूल की तरफ पढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है, यानी हु किसके लिए होता है? इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है। कैसे? अब देखो एग्जांपल से, जैसे आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानती हूँ, इज योर फ्रेंड, जो आपका मित्र है। अब रिलेटिव प्रोनाउन विच भी होता है, दैट भी होता है, तो अब क्या लगाए हम यहाँ पे? तो यहाँ
आएगा हु, क्योंकि ये क्या है, ह्यूमन। तो आई नो द बॉय हु इज योर फ्रेंड। अब बात आ गई, इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई कि हु जो है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन हु के 3 रूप होते हैं, पता है आपको? हु के 3 रूप होते हैं, एक हु हो गया, एक विच हो गया, सॉरी हुज हो गया, और एक whom हो। 3 रूप होते हैं, एक हु हो गया, एक हुज हो गया, एक whom हो गया। अब बताओ, ये होता है आपका सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव रूप, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट रूप, ठीक, ये होता है आपका पोजेसिव, ठीक है। अब हम समझे थोड़ा सा, आई नो द बॉय whose pen is lost। अब मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका पेन को, अब यहाँ पे पॉसेसिव पेन किसका है, जिसका, तो इसलिए whose आया, इसलिए whose आया। जब हम उसके किसी पॉसेसिव केस के लिए लगाते हैं तो who का क्या लगा देंगे, whose लगा देंगे। ऐसे ही मैंने कहा I know the boy whom do you teach। हमने इसी में लिख दिया, चलो समझने की बात है। I know the boy whom do you teach, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसको आप पढ़ाते हो। तो यहाँ पे who नहीं आएगा, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, who लिख दिया। सो थोड़ा हम लोग रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन होगा, साइड देखिए, ठीक है। क्या लिख रही हूं मैं, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, किसको जानता हूं, जिसको आप पढ़ाते हो, किसको पढ़ाते हो, जिसको आप पढ़ाते हो। तो whom आएगा, यानी कि उस पर काम कौन करेगा, आप, उस पर काम कौन करेगा, आप करोगे। थोड़ा सा ढीला हो जाता है वीडियो में, इसमें मुझ चल जाती है, ठीक है। उस पर काम कौन करोगे, आप, तो इसलिए आप हो गए सब्जेक्ट और ये who हो गया ऑब्जेक्ट। whom do you teach। आप देखो फिर से एक बार देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन who का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है। अब ये जब सब्जेक्ट रूप में आएगा तो who आएगा, अभी मैंने आपको लिख के बताया, पॉसेसिव रूप होगा whose होगा, ऑब्जेक्ट रूप होगा तो whom होगा। अब यहाँ पे मैंने कहा I knew the boy whose pen is lost, इस बच्चे का क्या हो गया, पेन खो गया। तो पेन खो गया तो ये पॉसेसिव केस वाली बात हो गई। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक सा होता है। तो देखिए यू सब्जेक्ट कैसे है, जो वर्ब होती है, देखो ये बात आपको कब अभी तक किसी ने बताई नहीं। तो वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद जो होता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये टीच क्या है, वर्ब है, इससे पहले क्या है, ये यू, यानी ये सब्जेक्ट है। अब हमें सब्जेक्ट आ गया तो हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए वो जो है ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। समझ में आए? अब देखते हैं विच का प्रयोग प्रायः जानवर, वस्तुओं तथा जानवरों के लिए कहते हैं। देखो I have a horse, मैंने आपको बोला मेरे पास एक हॉर्स है, very gentle, बहुत ही gentle, तो क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा, एनिमल है, very gentle, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमल होंगे या फिर थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स, उनके साथ आप विच लगा दोगे, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स के साथ क्या लगाओगे, हु, हुज, हुम। अगर सब्जेक्ट रूप है तो हु लगा देंगे, ऑब्जेक्ट रूप है तो हुम लगा देंगे, पॉसेसिव रूप है तो हुज लगा देंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है स्कूल में तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हु तथा विच दोनों के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हो जाता है। अब बात आई, ये देखिए ये और ये, इन दोनों की जगह पर हम दैट का यूज कर सकते हैं। अब कैसे, किन परिस्थितियों में कर सकते हैं, कैसे हम हु तथा विच के स्थान पर दोनों का प्रयोग कर सकते थे, जैसे और, एनी, नन, नथिंग। अब कैसे देखिए, हम इसका एग्जाम्पल से समझिए कैसे। एक बहुत बड़ी कहावत है, ऑल दैट glitters
इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो ऑल के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, नहीं, जब ऑल, एनी, नन, नथिंग होगा तो दैट आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब दूसरी बात देखिए, इंट्रोगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे, कैसे मैंने लिखी, व्हाट इज दैट यू लाइक मोस्ट, व्हाट इज दैट यू लाइक मोस्ट। अब यहाँ पर हु विच हो, तो यहाँ पर ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट, हम ये बता रहे हैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन दैट किन किन परिस्थितियों में आ सकता है, हु और विच ना आकर, ठीक है। फिर से देखेंगे, अगर ऑल, एनी, नन, नथिंग दिया है तो दैट आएगा, इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट ये दिया तो भी दैट आएगा। एक और होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होने पर, डिग्री होने पर कैसे होगी, जैसे मैंने कहा व्हाट, नहीं ये तो इंट्रोगेटिव का हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, ये सबसे अच्छा है, दैट यू कैन डू, जो तुम कर सकते, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। तो यहाँ पर हम जो है वो इस डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री कहोगी, या ऑल दैट, सॉरी ऑल, एनी, नन, नथिंग होगा तब, या इंट्रोगेटिव होगा, या सुपरलेटिव डिग्री होगी तब हम जो है हु या विच के स्थान पर दैट कर देंगे, यानी हु और विच, हु केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए आता है, विच नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स दोनों के लिए आता है, दैट सबके लिए आ जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, जैसे उस पर लिखा नहीं होता मॉल में नियम व शर्तें लागू, ऐसे ही समझ लीजिए कि दैट आने पर नियम व शर्तें लागू हो जाती। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आप बताएंगे कि आपको ये रूल समझ में आए या नहीं आए, मैंने जितने भी रूल बताए हैं कैसे समझ में आए। अगर कोई दिक्कत हो रही समझ में तो आप समझने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।